50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुट से मुर्दाबाद। दिल्ली चुनाव के बाद अब ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी किसको बनाती है और आम आदमी पार्टी लीडर अपोजिशन किसको बनाती है। इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इससे यह क्लियर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है और आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सारे प्रदेशों के अंदर अपने मुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं, उससे पहली बात तो ये लगता है, अभी तो गैस ही कर सकते हैं जब तक निर्णय ना आ जाए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो पहली क्वालिफिकेशन दो मुख्यमंत्री के अंदर होगी वो ये कि वो अपने अंदर बहुत जनता का समर्थन पाने वाला आदमी ना हो, ऐसा ना हो जिसका मजबूत जनाधार हो, और वे ऐसा व्यक्ति हो जो कि अमित शाह साहब और मोदी जी की बात को पालन करे बिना कोई प्रश्न पूछे। क्योंकि जैसे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अंदर हुए, पहले वसुंधरा राजे थी, उनकी अपनी पकड़ थी। उन लोगों को हटाकर जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो लोग ऐसे मुख्यमंत्री बने, या गुजरात के अंदर जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई, पूरे मंत्री जो पुराने लोग ऐसे थे जिनकी कोई कल्पना भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं कर सकता था कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वो मुख्यमंत्री बनने की बात सोच रहे थे। आखिरी पंक्ति में सबसे पीछे पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। तो पहले जो वर्किंग स्टाइल है भारतीय जनता पार्टी की, उससे तो स्पष्ट होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का जिसका अपना कोई जनाधार नहीं होगा। वो भजन लाल शर्मा जैसा भी मुख्यमंत्री हो सकता है जो पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता, जिसने पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और चौथे नंबर पे आया, जमानत जब्त हो गई। लेकिन या ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो 30-40 साल कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस के बड़े कद के नेता थे, और वो चाहते थे कि वहां पे उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए तरुण गोगोई के स्थान पे। राहुल गांधी ने उसे स्वीकार नहीं किया, तरुण गोगोई को ही कैरी किया, और हेमंत बिस्वा शर्मा नाराज हुए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और आज पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के झंडा बरदार है। वेस्ट बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी के बहुत बड़े नेता थे, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके पिताजी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बड़े जनाधार वाले नेता थे। उन्होंने टीएमसी को धोखा दिया या टीएमसी से हटे और वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। और आज सबसे कद्दावर नेताओं में अगर वेस्ट बंगाल में किसी की गिनती होती है तो वो शुभेंदु अधिकारी की होती है। इसी प्रकार महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह आपने देखा, उड़ीसा, कि जिन लोगों के अपने जनाधार थे उनको न लेकर ऐसे व्यक्ति को जिनका कोई जनाधार नहीं था वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जो मुझे लगता है, जो अब उसमें खतरा भी है, उसमें एडवांटेज भी है, उसमें डिसएडवांटेज भी है, कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना के। उसके पहले यह माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कहीं उनका नाम भी नहीं था, बल्कि कुछ समय पहले तो उन्होंने अपनी एक अलग प्रकार की पीठ की और मठ की सेना बना ली थी। भारतीय जनता पार्टी को कई जगह उन्होंने चुनाव भी हरवाया था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो एक हिंदू कद्दावर नेता की तरह उभर के सामने आए थे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर मनोज सिन्हा को, बल्कि ये बात हो गई थी कि मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री होंगे, बीएचयू के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर हैं, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको ये सूचना मिल भी गई थी। काशी विश्वनाथ जाके उन्होंने दर्शन भी कर लिए थे, और उसके बाद अचानक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। अगर योगी आदित्यनाथ जैसे किसी व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो उसके प्रोस भी हैं, उसके कॉन्स भी हैं, उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं।
भाई एक बात तो सही है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे बहुत ज्यादा उत्तेजनात्मक हिंदुत्व का प्रचार किया है और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और बाकी चीजों को ताक पे रख के उन्होंने वो किया है जिसकी वजह से वो हिंदू हृदय सम्राट बन गए, तो उसको देखकर तो हो सकता है कि दिल्ली के अंदर ऐसे ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो योगी आदित्यनाथ से जिसका व्यवहार मिलता हो। लेकिन उसमें खतरा भी है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर खतरा ये पैदा हो गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहते हुए भी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपना एक कद बना लिया है, अपना एक फॉलोइंग बढ़ा ली है और यहां तक की स्थिति बना ली है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी लोगों को योगी आदित्यनाथ की नकल करनी पड़ रही है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत हो, चाहे उससे देश का कितना भी नुकसान हो जाए, देश अंदर से कितना भी विभाजित हो जाए। लेकिन लोग अब, कुछ लोग मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी में अपना आदर्श मानते हैं और कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को मानते हैं। अब इसमें समस्या ये पैदा हो गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर योगी आदित्यनाथ को अमित शाह चाहते हैं कि सत्ता से हटा दें, मुख्यमंत्री वहां बदल दें, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा हो गया है तो उस प्रकार की गलती क्या वो दिल्ली के अंदर करेंगे कि दूसरा योगी आदित्यनाथ पैदा कर दें जो अमित शाह जी के लिए खतरा पैदा हो जाए। तो अब एक तरफ तो मजबूरी है कि किसी हिंदुत्ववादी ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व दिया जाए जो हिंदुत्व को आगे लेके चले, लेकिन साथ ही साथ ये खतरा भी है कि वो हिंदुत्ववादी इतना बड़ा नेता न बन जाए कि वो मोदी जी को, शाह जी को भी चैलेंज करने लगे। कपिल मिश्रा साहब हैं, कपिल मिश्रा साहब पहले आम आदमी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, विधानसभा के अंदर विधायक थे और उन्होंने मोदी जी के लिए जो टिप्पणियां की थी वो भी आज रिकॉर्ड में है। लेकिन इसके बावजूद अब वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया और विधायक बन गए और जिस प्रकार का हिंदुत्व योगी आदित्यनाथ प्रकट करते हैं उसी प्रकार का कपिल मिश्रा करते हैं। तो हिंदुत्व की रेस में वो भी पीछे नहीं है। प्रवेश वर्मा जो साहिब सिंह वर्मा साहब के बेटे हैं और उन्होंने भी अपना एक कद बना लिया है और इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं, इस प्रकार के नारे दिए हैं कि हिंदुत्व में उनका भी एक कोई सानी नहीं है। तो इसलिए अगर प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाएं या कपिल मिश्रा को मुख्यमंत्री बनाएं तो वो वाला खतरा तो है कि ये बीजेपी के प्लान में तो फिट होते हैं, लेकिन कहीं हिंदुत्ववाद में कहीं वो अमित शाह से ऊपर न निकल जाए, मोदी जी के बाद अमित शाह का जो नंबर 2 का सपना है वो दूर हो जाए। तो अभी तो अमित शाह साहब केवल योगी जी को निपटने के प्रयास में विफल हो रहे हैं, कहीं दिल्ली के अंदर वो स्थिति पैदा ना हो जाए। अच्छा, इसके अलावा क्या ऐसे किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो कि आम आदमी पार्टी या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से आया हुआ है या अकाली दल से आया हुआ है, जैसे हेमंत शर्मा बनाए गए और पूरा नॉर्थ ईस्ट का उनको चार्ज दे दिया गया, तो सिरसा साहब उसमें फिट बैठते हैं। अगर ये देखना है कि उनको क्या एक दलित नेता की आवश्यकता है, एक महिला नेता की आवश्यकता है या समन्वयवादी नेता की आवश्यकता है, तो मेरे ख्याल से तो समन्वयवादी नेता की आवश्यकता उनको नहीं होगी। और रमेश विदुड़ी साहब चुनाव हार गए आतिशी से, वरना वो भी एक ऐसे कैंडिडेट होते जो पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने एक समुदाय का अपमान किया था तो वो भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन वो दुर्भाग्य से या सौभाग्य से वो चुनाव हार गए। तो ये अभी ये निर्णय देखने से हमें पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा में किया, जो राजस्थान में किया, जो गुजरात में किया, जो झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर किया, वो उसी प्रकार की स्थिति वो दिल्ली के अंदर पैदा करेंगे या किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे जिनका अपना कोई जनाधार है। हरियाणा के अंदर वैसे ही परेशानी क्रिएट हो गई है क्योंकि यहाँ पे जो अरुण विज साहब हैं वो 7-8 बार के विधायक हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं और उन्होंने कुछ सैनी साहब को जो मुख्यमंत्री हैं जो उनके तुलना में उतने ज्यादा जनाधार वाले नेता नहीं है, ना उतनी बार चुनाव जीते हैं, उन्होंने भी कुछ कह दिया। उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल हुआ, उन्होंने जवाब दिया और कहा मैं ये जवाब जो है नहीं बताऊंगा, जो मेरे पास रफ में लिखा हुआ उसको फाड़ के फेंक दूंगा। अब ये भी एक परेशानी है केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास कि वो अरुण विज एक्शन ले तो मुश्किल, नहीं ले तो मुश्किल, क्योंकि पब्लिक डोमेन में तो बात आ गई है। अच्छा, दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी के साथ भी बड़ी समस्या है क्योंकि सौरभ हरोदास भी चुनाव हार गए हैं, शिवनाथ भारती भी चुनाव हार गए हैं, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए हैं, मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए हैं, गोपाल राय चुनाव जीते हैं और आतिशी चुनाव जीती हैं। तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करने के लिए नेता विपक्षी दल किसको बनाते हैं और किसके पीछे आम आदमी पार्टी एकजुट होती है, ये भी देखने की बात है। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
उसमें उन्होंने बताया, अगर ये बात सच है, वो तो कह रहे हैं उनका कंप्लेंट्स है और प्रूफ्स हैं कि 3 दिन के अंदर जब से आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है, यहां पर बिजली के कट होने लगे हैं और 4-4, 5-5, 6-6 घंटे के कट होने लगे हैं, जबकि ये भी वो कह रही हैं। अब कितनी सच्चाई है तो जनता जानती है, जो पीड़ित है इससे, कि जिन लोगों ने 10 साल से इन्वर्टर लेना बंद कर दिया था, अब उन लोगों ने इन्वर्टर खरीदने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि 5-5, 6-6 घंटे की, और अभी तो जाड़े का समय है, जाड़े के समय में जबकि बिजली का बहुत ज्यादा कंजम्पशन नहीं होता है, और जब ये स्थिति आएगी गर्मी के अंदर, जब एक्सट्रीम गर्मी होगी, और इस बार गर्मी ज्यादा होने की संभावना भी है क्योंकि अभी से ठंडक कम हो गई है, तो उस समय ये लोग कैसे टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे? तो क्या हिंदुत्व से जो बिजली की कटौती है और यमुना के शुद्धिकरण है और एयर पॉल्यूशन है, वो हिंदुत्व से कैसे उसका मुकाबला करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को बात तो सोचनी पड़ेगी। तो बड़े ईगरली हम लोग वेट कर रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा, उससे क्या दिशा निर्देश मिलेगा, और आम आदमी पार्टी लीडर अपोजिशन किसको बनाएगी, उससे क्या दिशा निर्देश मिलेगा, और किस प्रकार से आम आदमी पार्टी अपने को दोबारा रेलेवेंस में लाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे और जो फ्रीबीज आम आदमी पार्टी ने दी थी, क्या उसको कंटिन्यू करेंगे या उसको रोकेंगे? क्योंकि बीजेपी ने तो ये कहा था कि आम आदमी पार्टी की हर चीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि फ्रीबीज गलत बात है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगला 1 महीना देखना आम आदमी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, कि दिल्ली की रणनीति से वो बिहार के इलेक्शन को क्या मैसेज देना चाहते हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को क्या मैसेज देना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।